नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं क्लाउड 9 न्यूज़ नेटवर्क। हिंदुस्तान लगातार प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में उसका स्थान गिरता जा रहा है। गिरते हुए हिंदुस्तान का जो स्थान 142 पहुंच चुका है 180 कंट्रीज़ में। और इसकी जो वजह बताई जाती है, जो रिपोर्ट है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की, उसके अनुसार हिंदुत्व के लगातार बढ़ने के कारण, हिंदू राष्ट्र की मांग के कारण, अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार बनते हुए दबाव के कारण मीडिया में भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। आज प्रेस फ्रीडम डे है और आज हम लोगों के साथ बातचीत करने के लिए तीन रिनाउंड जर्नलिस्ट हम लोगों के साथ मौजूद हैं। ना सिर्फ जर्नलिस्ट बल्कि लेखक भी हैं। तीनों पुष्यमित्र सर, मुकेश सर और राजेश जोशी सर, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सर क्लाउड 9 न्यूज़ नेटवर्क में। धन्यवाद जी, शुक्रिया। सर, शुरुआत करते हैं राजेश सर आपसे। इंडिया का रैंक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लगातार गिरता जा रहा है। 180 कंट्री में 142 रैंक पर इंडिया है। इसके बाद भी कई बार मीडिया के तरफ से बयान आते हैं जो सरकार के पक्ष में बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, या सरकार के तरफ से भी कई बार ऐसे बयान आते हैं कि मीडिया पर किसी तरीके का दबाव नहीं है। तो क्या सच में मीडिया के ऊपर दबाव नहीं है? मीडिया के हिंदुस्तान की छवि धूमिल करने के लिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक गिरा दिया जा रहा है, जो बातें लोगों की तरफ से आ रही हैं। अगर आप कानून के लिहाज से सोचना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो मुझे उस कानून का नाम बता दें जो कहता है कि भारत में पत्रकारों को बोलने की, लिखने की आज़ादी नहीं है। ऐसा कोई कानून अगर हो तो उसका फिर विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कानून जो है नहीं। इसके बावजूद प्रेस की जो आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, दुनिया भर में हिंदुस्तान के बारे में जो लोगों का नज़रिया था उसमें बदलाव आया है। पहले ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान में बोलने की आज़ादी है और अब ये कहा जा रहा है कि नहीं साहब, ये आज़ादी नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा फ़र्क क्यों आया, लोगों के नज़रिए में ये फ़र्क क्यों आया, पहली बात तो ये है। और क्या इसका कोई ठोस आधार है जिस वजह से दुनिया भर में ये मैसेज गया कि भारत में अब प्रेस की आज़ादी उस तरह की नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे ले जाना चाहता हूँ, यानी कुछ दशक पहले जब राजीव गांधी हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री थे और उनको बहुत ज़बरदस्त, जिसे थोड़ा ड्रामाई अंदाज में कहें तो प्रचंड बहुमत मिला था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, और वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। दरअसल वो एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री थे जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे और उनको मिस्टर क्लीन कहा जाता था। उनकी छवि ऐसी थी कि युवा लड़के लड़कियां ये कहते थे कि अब भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि 42 साल का एक नौजवान भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है और उसके नज़र में 21वीं शताब्दी का विजन है और वो भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाना चाहता है। जितने भी तरह के पोंगापंथी पुराने विचार थे उनको वो हटा करके और मशीनीकरण करना चाहता है, कंप्यूटरीकरण करना चाहता है। उस वक्त कंप्यूटर नहीं होते थे। इस तरह की छवि लेकर के राजीव गांधी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने थे और 85 के बाद 86, 87 आते आते 2-2.5 साल में ही पूरे हिंदुस्तान में नारे लगने लगे, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। एक याद कीजिए इस बात को, चुनाव हुआ प्रतिनिधि, चुनाव हुआ प्रधानमंत्री, उसके बारे में जब बोफोर्स स्कैंडल खुला था, जब बोफोर्स स्कैंडल सामने आया, उसके बाद गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है के नारे किसने लगाए, ये याद रखिए। वो नारे लगाए वामपंथी लोगों ने, वो नारे लगाए दक्षिणपंथी लोगों ने, मिल के लगाए, हिंदुस्तान भर में लगाए कि बोफोर्स में 64 करोड़ रुपए की दलाली खा ली गई। वो अगर अलग तरह की राजनीति थी, अलग तरह का हिंदुस्तान था। उस राजनीति और उस हिंदुस्तान की आज की राजनीति और आज के हिंदुस्तान से अगर आप तुलना करेंगे, कोई आपको सामने नहीं मिलेगा। इतनी भयंकर या प्रचंड बहुमत या समर्थन मिलने के बावजूद राजीव गांधी बहुत अचकचा गए और उसके बाद ही प्रेस क्या बोलते हैं उसको, इज्जत हतक का बिल उर्दू में कहते हैं, जिसमें डिफेमेशन लॉ, चलिए उसको बोलते हैं, डिफेमेशन लॉ लेकर के आए राजीव गांधी। और वो डिफेमेशन लॉ का रिएक्शन ये हुआ कि हिंदुस्तान में तमाम
पत्रकारों ने और अखबारों के मालिकों ने उसका विरोध किया। इंडिया गेट से जुलूस निकला जिसमें लाला रामनाथ गोयनका जो इंडियन एक्सप्रेस के प्रोप्राइटर थे, मालिक थे उस वक्त, उसके साथ साथ अरुण शौरी, प्रभाष जोशी और तमाम लोग, ट्रेड यूनियन के लोग उस वक्त हुआ करते थे, उन सब लोगों ने उसका विरोध किया और ऐसा विरोध किया कि राजीव गांधी को वापस लेना पड़ा। इसके अलावा एक और कानून वो लेके आए थे जो चिट्ठी पे नजर रखने के लिए पोस्टल बिल लेकर के आए थे। पोस्टल बिल का मतलब अगर आप चिट्ठी लिख रहे हैं उसको खोलने की आजादी होगी सरकार को, यानी उस पर नजर रखने की आजादी होगी। इतना विरोध हुआ कि उनको वापस लेना पड़ा वो बिल। आज अगर ये कहा जा रहा है कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है, तो इस सरकार ने इतिहास से सबक लिया है, क्योंकि इस सरकार में बैठे हुए लोग, इस सरकार में बैठे हुए लोगों के समर्थक तब भी मौजूद थे और तब उन्होंने भी गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है के नारे लगाए थे। उस आंदोलन से निकले हुए लोग थे, उनमें से बहुत सारे लोग समाजवादी स्ट्रीम के थे, बहुत सारे लोग वामपंथी और दक्षिणपंथी में बोल ही चुका हूं, वो सब लोग साथ में आए थे। इसलिए आज प्रेस की आजादी पर कोई डायरेक्ट खतरा, डायरेक्ट कानून नहीं है कि आपसे कहा जाएगा कि अगर आप ये खबर छापें तो इसको सेंसर के थ्रू आपको लेना पड़ेगा। देश में कोई इमरजेंसी नहीं लगी हुई है। प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की जितनी आलोचना होती है इस समय, तमाम लीडर लिखने वाले लोग, ओपिनियन पीसेस लिखने वाले लोग, कार्टूनिस्ट और इंडिविजुअल आम लोग, वो भी उनकी आलोचना करते हैं। इसलिए अगर ये कहा जाएगा कि भारत में प्रेस की आज़ादी नहीं है तो वो अर्धसत्य होगा। आज़ादी है, इसके बावजूद ये डर का माहौल क्यों है? ये सवाल आया जो मैं अपनी बात यहाँ पर अभी ख़त्म करूँगा और दूसरों को मौका दूंगा, दूसरों की बारी होगी। ये क्यों सवाल आया? ये सवाल इसलिए आया क्योंकि दूसरे जो कानून हैं वो उनका उपयोग किया जाने लगा है। एक कानून है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें तब्दीली की सरकार ने, जिसमें जिसको थोड़ा बदला और अब एक इंडिविजुअल भी आतंकवादी कहलाया जा सकता है। पहले राज्य संगठनों को आतंकवादी मानता था, एक संगठन आतंकवादी हो सकता था, इंडिविजुअल नहीं। आज एक इंसान भी, इंडिविजुअल भी ये कहा जा सकता है कि ये आतंकवादी है, चाहे वो किसी आतंकवादी संगठन के लिए काम कर रहा हो या नहीं कर रहा। अब आपके पास उदाहरण बहुत सारे हैं, अगर मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। UAPA उन लोगों पर लगाया गया है जो पत्रकारिता कर रहे हैं, अभी भी जेल में है। वो हाथरस में जो बलात्कार कांड हुआ था उसकी जांच करने के लिए, उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए कप्पन नाम के केरल के एक जर्नलिस्ट गए थे, उन पर UAPA लगा दिया और उनको जमानत नहीं मिली। जो कॉमेडियंस हैं, कॉमेडियंस को जो बोल रहे हैं, अपनी चुटकुले सुना रहे हैं, उसमें लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और एक आदमी जाके कंप्लेन करता है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, अदालत उनको जमानत नहीं देती है और कई महीनों तक वो कॉमेडियन जो है जेल में रहते हैं। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि भारत में बोलने की आज़ादी कम हो चुकी है। पुष्पमित्र जी, जैसा अभी राजेश जोशी सर बता रहे थे कि अर्ध सत्य होगा ये कहना कि आजादी नहीं है, लेकिन बिहार में एक अभी कुछ दिन पहले एक कानून लाया गया था जिसमें सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ कहते हैं, सरकार के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। यूपी में इस तरह की घटनाएं हम लोग आमतौर पे देख रहे हैं कि अरेस्टिंग होती है और ज्यादातर इसमें जो बोलने वाले होते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने वाले, उसमें अधिकांश नहीं लेकिन आधे लोग तो पत्रकार या पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो सोशल मीडिया जब इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि लोग अपनी बात रख सकते हैं, तो क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होते जा रहा है कि सरकार जिस तरीके से इस पे नजर रख रही है, उसमें क्या सोशल मीडिया पर भी अभिव्यक्ति पर खतरा होते जा रहा है? देखिए, अभिव्यक्ति का जो खतरा है वो इस तरह से है कि एक इंडिविजुअल चाहे तो कुछ बोल सकता है, लेकिन जितने पावरफुल मीडियम है वो धीरे-धीरे बिक रहे हैं। और जो एक कांसेप्ट होता है मीडिया बाइंग का, तो वो हर जगह हो रहा है। हमारे यहाँ जितने अखबार थे, जितने टेलीविजन थे, उसको सरकार ने विज्ञापनों के जरिए और दूसरे लालच देके खरीद लिया। अब वो अखबार जो है या टेलीविजन चैनल जो है,
वो वही बात करेंगे जो सरकार चाहेगी, जिससे वो अखबार वही खबर छापेगा जिसको देखकर सरकार सवेरे-सवेरे खुश हो जाएगी, ताकि उसका विज्ञापन जारी रहेगा और जैसे ही वो कोई नेगेटिव खबर छापेगा तो फिर उसका विज्ञापन बंद हो जाएगा या दूसरी सुविधाएँ मिलनी बंद हो जाएगी। तो पहले जो भारत में या बिहार से लेके हर जगह की बात मैं कह रहा हूँ, जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया था उसको धीरे-धीरे खरीदा गया, उसको इन्फ्लुएंस किया गया, उनके लोगों को उसमें जो संपादक के स्तर पर वो लोग थे, जो सरकार से असहमत थे, उनको हटाया गया, रिप्लेस किया गया और फिर अपने लोग फिट कर दिए गए। तो इस तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, वो खत्म एक तरह से सरकार के पक्ष में चला गया। उसके बाद बच गया लोगों के पास अपने आप को जाहिर करने के लिए जो बड़ा ज़रिया था, वो था सोशल मीडिया के नाम से जो बड़े पावरफुल कंपनियाँ आई हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और ट्विटर है, जिसमें लोगों को भ्रम होता है कि हम अपनी बात खुल के कह रहे हैं। और अभी तक पिछले 1-2 साल पहले तक 2-3 साल पहले तक लोगों को लगता था कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हमारा अखबार मेरी खबर नहीं छाप रहा है, मुझे भी लगता था कि मेरा अखबार अगर मेरी खबर नहीं छाप रहा है, तो मैं यहाँ फेसबुक पर लिख सकता हूँ और ट्विटर पर लिख सकता हूँ। तो हम लोगों ने उस पर लिखना शुरू किया, लेकिन अब धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि ये भी एक ऐसा मीडियम है, कॉर्पोरेट मीडियम है, जिसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है और अपने पक्ष में लाया जा सकता है। तो वो भी अब तमाम तरह की कोशिशें आ रही है, उसमें खूब बातें हो गई है, सबको मालूम है। तो हमारे पास कोई पावरफुल मीडिया नहीं है और जो भी मीडिया है वो बिकने के लिए और सरकार के पक्ष में या गलत लोगों के पक्ष में जाने के लिए तैयार है। ये आज का सबसे बड़ा संकट है और इसी वजह से लगता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी धीरे-धीरे घटने लगी है। अगर मैं पुष्यमित्र या मुकेश सर या राजेश जोशी सर कोई एक ऐसी बात कहना चाहें जो उनको महसूस होता है या उन्होंने उसके तथ्य जुटाए हैं और वो उनको लगता है कि किसी मीडियम में रखेंगे जहाँ लाखों लोगों तक एक बात उनकी पहुँच जाएगी। तो मेनस्ट्रीम मीडिया में तो कोई जगह नहीं है। ले दे के बचता है सोशल मीडिया। अगर वो सोशल मीडिया में उस बात को रखते हैं, लेकिन अगर सोशल मीडिया को लगता है कि ये चीज़ नहीं जानी चाहिए तो रोक देगा। तो एक भ्रम है कि सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को हम अपनी बात पहुँचा सकते हैं। वो जिस दिन चाहेगा उस दिन हमारी आवाज़ को बंद कर देगा। जैसा तो अभी यही है हाल में भारत। एक हाँ, उदाहरण भी देखने को मिला, फेसबुक ने कुछ देर के लिए मोदी मस्ट रिजाइन के हाँ, हैशटैग को डाउन कर दिया बिल्कुल, था। बिल्कुल। हाँ, वो उनके हाथ में है। वो जब चाहे हमको रोक दें, हम इस भ्रम में हैं कि सोशल मीडिया हमारा है, हमारा कुछ नहीं है। जितने देश में पावर लाखों लोगों तक है, उसमें हम कहीं नहीं है, यूट्यूब में भी नहीं है। जो लोग यूट्यूबर हैं और उनको लगता है कि वो अपनी बात पहुँचा रहे हैं, वो भी इसलिए कि अभी उनकी पहुँच सीमित है और उनको सरकार की तरफ से छूट मिली हुई है। एक पावरफुल मीडियम का पत्रकारों के हाथ से छिन जाना, यही इस पत्रकारिता का सबसे बड़ा संकट है। पहली बात जो मेरे समझ में आ रही है, वो ये है और हमारे पास कोई स्पेस नहीं है अपनी बात को कहने का, भारत में जो संकट है। दूसरा संकट ये है कि सरकार अलग-अलग तरीके से जो जिन बातों से वो असहमत है जिनकी बातों से, उनको दमन करती है। वो बड़े पत्रकारों के मामले में भी दिखता है और कस्बाई पत्रकारों के मामले में भी दिखता है। बिहार में कई कस्बाई पत्रकारों की हत्या हुई है और उसके अलग-अलग कारण थे। एक बड़ा कारण ये है जैसे कि आप अभी कविता की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं राजकमल चौधरी। उन्होंने लिखा है कि लोकतांत्रिक पद्धतियाँ जो है, वो इंसान को तोड़ती नहीं है, उसको पेट के बल झुका देती है। तो पत्रकारिता में भी वही होता है कि ज़्यादातर पत्रकार अभी पेट के बल पर झुके हुए हैं और लाचारी में नौकरी कर रहे हैं। बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे पत्रकार हैं जो 500,000 रुपए की मासिक सैलरी पर अखबारों में और टीवी चैनलों में काम करते हैं और विज्ञापन के एजेंट बने हुए हैं। तो वो अगर किसी पावरफुल आदमी से विज्ञापन लेते हैं तो उनकी मजबूरी है कि वो उनके पक्ष में ही बात करें और अगर वो कुछ अलग बात करते हैं, जैसे राजदेव रंजन का मामला था, उन्होंने विज्ञापन लेने के बाद भी दूसरे तरह की बातें की तो उनको उनको शूट कर दिया गया। तो इस तरह की भी घटनाएं हो रही है। तो जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अपने देश में घटा है, उसकी वजह यही है कि जो बड़े मीडिया संस्थान थे कॉर्पोरेट और अब सोशल मीडिया के भी जो प्लेटफॉर्म है, उन पर सरकार का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि अब सरकार के खिलाफ कोई बात वहाँ नहीं आ सकती है। उसने उस मीडिया को जो करोड़ों अरबों रुपए की पूँजी से चलता है, उसको अपने कब्जे में ले लिया है, इन्फ्लुएंस में ले लिया है। इसलिए अभिव्यक्ति का संकट है हमारे। जी। बिल्कुल सर, जैसे आप बात कर रहे थे, अभी पुष्पमित्र सर कह रहे थे, मेरा सवाल मुकेश सर से है कि जैसे अभी पुष्पमित्र सर कह रहे थे कि स्पेस नहीं बचा है। जब न्यू मीडिया लोगों के सामने आया तो एक बहुत उम्मीद जगी थी लोगों में, पत्रकारों में भी,
की बात रखने की एक नया माध्यम लोगों को मिला है, पत्रकारों को मिला है, जिसपे सेंसर नहीं होगा। इंडिया स्पेंड, गांव कनेक्शन, ऐसे ऑल्ट न्यूज, अनेक ऐसे वेब पोर्टल हैं जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में बात रखनी शुरू की, स्टोरीज पब्लिश करनी शुरू की। लेकिन उसी न्यू मीडिया में कई वेब पोर्टल्स फेक न्यूज की फैक्ट्री भी बने। तो इसके बाद उनका हवाला देते हुए सरकार फिर से न्यू मीडिया पे भी सेंसरशिप लागू करने वाली है। तो क्या फेक न्यूज के बहाने, उसके आड़ में जो पब्लिक इंटरेस्ट पे काम कर रहे थे वेब पोर्टल, उनपे भी बहुत जबरदस्त खतरा है इस सेंसरशिप से? शुक्रिया अमीर साहब। पहले तो मैं जरा आपको उस तरफ ले जाना चाहूँगा जिस तरफ अभी राजेश जी ले गए थे आपको, जिन्होंने पिछली सदी के 9वें 10वें दशक में हमारे देश में क्या स्थिति थी और अब क्या है, इसको आमने सामने रखा था। और उनके कहने में वो जो कहना चाह रहे थे दरअसल वो ये था कि स्थितियां बहुत उलट हो गई हैं। उस समय आप विरोध कर सकते थे और आपके विरोध का असर हो सकता था सरकार पर, उसको बिल वापस लेना पड़ सकता था। आज ये स्थिति है कि हम सरकार का विरोध करने की भी स्थिति में नहीं है। तो जो आपने कहा ना कि अर्ध सत्य है कि फ्रीडम नहीं है, ये एक दूसरे तरह की इमरजेंसी है, एक अघोषित आपातकाल है, एक अघोषित सेंसरशिप है जिसमें हम सब पत्रकार काम कर रहे हैं। अब इस जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का मसला है, इसको हमको कई स्तर पर देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 2-3 दशकों में जो पूरे मीडिया इंडस्ट्री का चरित्र बदला है, उस पर किन लोगों का कंट्रोल है, कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, मार्केट का कंट्रोल, दखल हुआ है, सरकारों का चरित्र बदला है, राजनीति का चरित्र बदला है, जो नए सत्ताधीश हैं उनके इरादे और उनके एजेंडे बदले हैं। और इन सब ने इस तरह से घेर दिया है पत्रकारों को कि उनके लिए बहुत विकल्प नहीं दिखते हैं। अब आपने एक एक करके लें तो जैसे मीडिया का जो कॉर्पोरेटाइजेशन की बात अभी पुष्यमित्र जी ने भी कही, तो जब एक बड़ी पूंजी वाला कोई संस्थान मीडिया को अपने नियंत्रण में लेता है तो उसके अपने एजेंडे होते हैं और वो उसके हिसाब से चलाता है उसको। और उस कॉर्पोरेट संस्थान का सरकारों के साथ एक दोस्ती का रिश्ता रहता है, लेन देन का रिश्ता रहता है, और वो उसके और अपने एजेंडे के साथ पूरे मीडिया संस्थान को चलाता है। तो ये कॉर्पोरेटाइजेशन का खेल ये हुआ। दूसरी तरफ आप मार्केट का की जो दखलंदाजी है, जो अभिव्यक्ति को सीमित करती है, बाधित करती है, वो टीआरपी का खेल, हिट्स का खेल, सर्कुलेशन का खेल। अब आप जब मार्केट के हिसाब से चलने लगते हैं तो मार्केट के हिसाब से कंटेंट बनाते हैं, जिसको प्रोडक्ट कहते हैं, वो बनाते हैं, और उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती चली जाती है, क्योंकि आपको एक खास तरह की चीजें खास तरह के लोगों के लिए बनानी है। उसका संबंध समाज से नहीं है, उसका संबंध स्वतंत्रता से नहीं है। अब एक जो नई राजनीतिक संस्कृति आई है, नया दल आया है सत्ता में, जो कि कहने को तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पैरोकार है, इमरजेंसी की लड़ाई लड़ने की बात पर बात करता है। हर साल जब भी आपातकाल का समय बरसी आती है तो वो धूमधाम से उसकी बात करते हैं, सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो वास्तविक चरित्र है उसके ठीक उल्टा है। वो किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं आप देखिए कि अब किसी भी मीडिया संस्थान में इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ जाकर खड़ा हो सके, और जो खड़े होने की कोशिश करते हैं उनकी क्या गति होती है, ये भी, इसके भी बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। उनके अपने आईटी सेल हैं जो किस तरह से मीडिया कंटेंट को प्रभावित करते हैं, एक प्रभाव बनाते हैं। उनके ट्रोल्स हैं जो आप अगर कोई ऐसी बात लिखते हैं जो सरकार, सत्तारूढ़ दल, नेता के खिलाफ होती है तो आपके पीछे ट्रोल छोड़ दिए जाते हैं और आप आतंकित हो जाते हैं। तो एक तो राजनीति के स्तर पर, एक कारपोरेट के स्तर पर, बाजार के स्तर पर, और तीसरा एक और बड़ा खतरा जो पैदा हुआ है वो हुआ है ऐसे समूह पैदा हो गए हैं इसी राजनीतिक संस्कृति के जरिए जो हमेशा आपकी लिंचिंग के लिए हर मीडियम में तैयार खड़े हैं कि आप कोई ऐसी बात लिखें, कहें जो उनको उनके खिलाफ जाती है
तो वो आपको घेर कर मारेंगे, आपको टुकड़े टुकड़े गैंग बता देंगे, आपको देशद्रोही बता देंगे, आपको हिंदू विरोधी बता देंगे, आपको पाकिस्तान समर्थक बता देंगे। तो एक पूरा माहौल इस तरह का बना दिया गया है जिसमें हम सब सेल्फ सेंसरशिप की तरफ चले गए हैं। यानी लिखने के पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ये लिखा जाए कि न लिखा जाए, इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। हम लोग पहले भी सोचते थे, ऐसा नहीं है कि बेलगाम होकर अराजक होकर लिखते थे, लेकिन ये दूसरे तरह के दबाव है। कोई फिल्म रिलीज होती है, उसमें कोई चीज किसी जातीय और धार्मिक समुदाय को पसंद नहीं होती है और तोड़ फोड़, मारपीट, तमाम तरह की हरकतें उनके द्वारा शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह से जो विभिन्न विधाओं में काम करने वाले लोग हैं, न केवल पत्रकारिता में बल्कि बाकी जगह भी, वो भी इसी तरह के, अभी आपने वेब सीरीज वालों का देखा होगा क्या हाल किया। हाँ, जो ये प्लेटफॉर्म है उन पे किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। तो ये पूरे चारों तरफ से इस तरह की घेरेबंदी कर दी गई है और सरकार इसमें दिलचस्पी रखती है। वो फेसबुक के साथ भी उसकी अपनी ट्यूनिंग है, ट्विटर को दबाव डालकर अपने हिसाब से काम करवाती है, नेटफ्लिक्स पर दबाव डाल रही है, तमाम जितने प्लेटफॉर्म है उन पर दबाव डाल रही है और उसको रेगुलेट करने के लिए अब अपनी ही मिनिस्ट्री में अपने ही तरह से नियम कानून बनाकर उसको कंट्रोल करना चाहती है। तो ये कई स्तरों पर हो रहा है और ये तमाम चीजें इस तरह का वातावरण बना दिया है जहां और पत्रकार मारे भी जा रहे हैं, पीटे भी जा रहे हैं, उनको झूठे, अभी आपने कानूनों की बात की थी, वो कानून तो छोड़ दीजिए, डिफेमेशन का मामला है या कंटेम्प्ट का मामला है, ये तो इसका विरोध हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि इन कानूनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। कई देशों में ये खत्म किए जा चुके हैं, तो वो अलग चीज है। एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है जिसका दुरुपयोग किया जाता है सरकार की तरफ से। अब ये सेडिशन, जिस चाहे पर सेडिशन, मणिपुर के जर्नलिस्ट पर सेडिशन लगा दिया, आपने कश्मीर के जर्नलिस्ट पर सेडिशन लगा दिया, और कितने ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस मिल जाएंगे। यूएपीए का जिक्र कर ही चुके हैं। वो आपके साइबर लॉ के जो 66A है उसका किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसको एक कार्टून बनाया उसको पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं और जिनकी वजह से जो आपने इंडेक्स की बात की है वो उसके, मैं तो समझता हूं कि इससे और भी दुर्गति है, इससे और बुरी स्थिति हुई है। पिछले साल भी 142वें स्थान पे था, इस साल भी 142वें स्थान पर है, लेकिन मुझे लगता है कि स्थितियां इससे भी ज्यादा गंभीर हैं, चिंताजनक हैं और ये लगातार बिगड़ती जा रही है क्योंकि हमारे जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं वो ढह रहे हैं। अच्छी बात है कि आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इलेक्शन कमीशन की उस अर्जी को ठुकरा दिया जिसमें वो कह रहे थे कि अदालतों के अंदर बातचीत को मीडिया रिपोर्ट ना करे, उस पर पाबंदी लगाई जाए। इसके पहले एक बार और DY चंद्रचूड़ इस तरह का आदेश निर्देश दे चुके हैं। तो कभी कभी बीच बीच में छोटी मोटी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो उम्मीद जगाती हैं कि कहीं से कुछ है, लेकिन जितने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो हाल है एक एक करके जो खत्म किए जा रहे हैं उससे और आगे चलकर हालत खराब होने वाली है। और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ एक जजेस हैं, इसके पहले बोबडे ने क्या किया हम सब जानते हैं। अर्णब गोस्वामी को आप 24 घंटे के अंदर बेल दे देते हैं, वो जो सिद्दीक कप्पन है वो 6 महीने से जेल में पड़ा हुआ है, उसको खाट से बांध के रखा जाता है, मारा पीटा जाता है, कोविड हो जाता है और उसकी देखरेख नहीं होती, उसको बेल नहीं मिलने दी जाती, और ऐसे बीसियों के मामले मिल जाएंगे आपको। तो हालात बहुत बहुत चिंताजनक है, गंभीर हैं और इनमें सुधार की कोई ऐसी गुंजाइश और कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं जिससे हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में, अनलेस कोई राजनीतिक कोई बदलाव बड़ा ना हो, सामाजिक बदलाव भी होते हुए नहीं दिख रहा है। समाज में भी वो चेतना नहीं है क्योंकि जो भीड़ तंत्र और अंधभक्तों की फौज जमा हो गई है वो तो हिंसक है, बहुत जबरदस्त तरीके से नफरत और हिंसा से भरी हुई है। और हर ऐसा व्यक्ति जो सरकार या मोदी जी या बीजेपी के खिलाफ या संघ परिवार या उसके एजेंडे के खिलाफ लिखता है उसको वो अपने निशाने पर लेते हैं। ऐसे समय में, ऐसे में पत्रकारिता नहीं हो सकती है। और इसके अलावा मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि ये चुनौतियां और भी देशों में होंगी।
लेकिन हमारे देश का मीडिया बहुत ही रीढ़ विहीन है। खास तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया, आपातकाल में कहा जाता था उनसे झुकने को कहा था, वो रेंगने लगे, और इस समय तो रेंगने से भी बुरी स्थिति है। अब वो रेंकने लगे हैं, रेंगने से रेंगने लगे, ज्यादा करेक्ट। रेंकने लगे। मैंने एक संपादक हैं जो बड़े नामी गिरामी संपादक रहे, आप कीजिए, आपकी बात को मैं काटना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने बात नहीं, ऐसी प्लीज। कही कि मुझे उसमें कहना पड़ गया। उन्होंने ये बाकायदा ट्वीट करके कहा था कि जैसा माहौल है उसमें कुछ नेताओं को और पत्रकारों को जो ये बयान देने की बीमारी है, उसको उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। उस पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने उसको उनका विरोध भी किया, उनके खिलाफ बयान निकालना पड़ा। तो मैंने भी उनको जवाब दिया कि LK आडवाणी की वो बात याद कीजिए जब उन्होंने कहा था कि उनसे झुकने को कहा गया, वो रेंगने लगे, लेकिन साहब आप तो रेंकने लगे हैं। और वाकई मुझे कहते वक्त बड़ा बुरा लग रहा था, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने अच्छी पत्रकारिता भी की। लेकिन जब वो एक किसी सत्ता पक्ष के या किसी एक खास पार्टी के एक खास नेता के पक्ष में कूद पड़ते हैं, तो फर्क ये आ जाता है पिछली सदी की बात जो आपने कही और अब में, कि पहले सरकार फैसला करती थी, अगर वो जनता के खिलाफ होता तो जनता उसका विरोध करती थी या पत्रकार उसका विरोध करते थे। अब क्या है, पत्रकारों के भीतर ही लोग हैं, बड़े नामी गिरामी संपादक लोग हैं, बड़े गंभीर, जिनकी मैं इज्जत करता हूं, वो लोग कहते हैं नहीं नहीं अभी ये बात करने का समय नहीं है, अभी इस चर्चा को मत छेड़िए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक किसी ने कैंपेन शुरू किया, सिग्नेचर कैंपेन जो होता है ऑनलाइन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक पता चलता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो किसी ने एक मेरे पास वो लिंक भेज दिया जिसमें प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर दबाव डालने के लिए आप सिग्नेचर कीजिए, इस तरह का होता। मैंने कहा अच्छा, एक हमारा पत्रकारों का ग्रुप है, मैंने कहा ये भी चल रहा है, आप भी देखिए। तो एक हमारे बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने कहा नहीं ये बात अभी मत कहिए, आप इसकी जरूरत नहीं है। दूसरे एक हमारे और पत्रकार साथी, उन्होंने कहा राजेश अभी ये सब मत करो। तो पहले अगर कोई इस तरह की बात राजीव गांधी या इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई अपना जनतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते हुए कैंपेन चलाता, तो उसको माना जाता कि है संवैधानिक अधिकार है, कुछ लोग इसके समर्थन करेंगे, कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, कुछ तटस्थ रहेंगे। लेकिन अब रैंक्स के भीतर ही, पत्रकारों के भीतर ही लोग कहते हैं ना ना ना, ये तो ऐसा विषय है जिस पर अभी चर्चा होनी नहीं चाहिए। क्योंकि शायद कहीं एक खतरा है कि अगर पत्ते को आग लग गई, सूखे जंगल में एक पत्ते को आग लग गई, तो हो सकता है आग फैल जाए जंगल की तरह, पूरा जंगल ही जलने लगे। इस तरह का डर किसी सरकार को या किसी खुफिया एजेंसी को या उनको नहीं है, उनके पास और बहुत जरिए हैं। ये डर उन इंडिविजुअल्स को है, उन पत्रकारों को है या उनके समर्थकों को है, जिनको लगता है कि ये सही काम हो रहा है, देश सही दिशा में जा रहा है और छोटी मोटी चीजें उसमें होती रहती हैं। इसमें रोड़ा लगाने वाले दरअसल भारत विरोधी, इसमें रोड़ा नहीं आना चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट है, ये पूरा रोड रोलर, एक तो जगरनॉट बोलते हैं, ये चलते रहना चाहिए। बीच में इस दायरे में, यानी जो रोड रोलर चल रहा है, उसके रास्ते में कभी वायलेंस भी होगा, कभी लिंचिंग भी होगी, कभी फेक न्यूज भी की जाएगी, कभी किसी नेता को डिस्क्रेडिट भी किया जाएगा, वो सब ठीक है। लेकिन आखिरकार हम लोग क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं? हम भारत को बदलने की तरफ जा रहे हैं, वो कन्विंस्ड है। उनमें से जो कुछ लोग हिंसक हैं, सब नहीं है, सब, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब लोग हिंसक हैं, कोई वैचारिक हिंसा करते हैं, कोई फिजिकल हिंसा करते हैं। जो लोग हिंसक हैं या हिंसा को बढ़ावा देते हैं, इस तरह के संगठन, उनको ये गलतफहमी एक इंजेक्ट कर दी जाती है उनके दिमाग में कि जिस तरह से अंग्रेजों के राज में खुदीराम बोस ऐसे जो टीनेजर्स थे, जो राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, कितना बड़ा काम वो करते थे, उसी तरह का बड़ा काम अब आप कर रहे हैं। यानी आप अपने ऊपर, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है कि उस गोल को हासिल करने के लिए आप अगर थोड़े बहुत हिंसा को या हिंसा के विचार को समर्थन भी देते हैं या महात्मा गांधी की फोटो लेके उसमें खून की पिचकारी मारते हैं, तो वो ठीक है, क्योंकि लोगों के दिमाग से महात्मा गांधी को निकालना है, लोगों के दिमाग से नेहरू को निकालना है, लोगों के दिमाग में कुछ नया रिप्लेस करना है। हिंदू धर्म की परिभाषा, हिंदू धर्म कैसे मेरे माँ बाप ने मुझे बताया, उसको बदलना है। हिंदू को एक डरा हुआ हिंदू बनाना है ताकि वो एग्रेसिव हो जाए। एक डरा हुआ इंसान ज्यादा एग्रेसिव भी हो सकता है, उसे लगेगा मेरे पर हमला होने वाला है या हमला हो रहा है या खिलाफ साजिशें हो रही हैं, तो वो अपना बचाव करने के लिए अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी करेगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो
हिंदू धर्म जिस तरह से मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया, या जिस तरह से मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे सिखाया भी नहीं, आज हिंदू धर्म को हिंदू कैसे परसीव करता है, कैसे समझता है, इसको बदलने की भी एक कोशिश है। क्योंकि जो बदलने वाले लोग हैं उनको लगता है कि हिंदू बहुत भीरू है, बहुत डरपोक है, और उसको कावर्ड नहीं होना चाहिए, उसको बहादुर होना चाहिए। बहादुर होने का एक लक्षण ये है कि अगर कोई आपकी तरफ उंगली उठाएगा तो आप उसकी उंगली तोड़ दीजिए। ये बहुत सारे बड़े बड़े हिंदुत्व के नेताओं ने कहा है। तो हमने जो अपना धर्म सीखा, वो कोने में मंदिर बना हुआ है, शाम को आइए, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अपने आराध्य देव की पूजा कीजिए, अपने त्योहार मनाइए और किसी से घृणा मत कीजिए। क्योंकि हमको ये डर नहीं था, हमारे माँ बाप को शायद ये डर नहीं था कि हमारे धर्म पर किसी तरह का हमला होने वाला है। उसका कोई राजनीतिक गोल नहीं था। अब वो फर्क ये पड़ गया है कि आप हिंदू धर्म को कैसे परसीव करते हैं, इसको भी चेंज करना है। जिस तरह से गांधी, नेहरू, इनकी मूर्तियां डिमोलिश करके या इनके विचार को डिमोलिश करके इनके विचार के बरक्स दूसरे विचारों को लाने की कोशिश हो रही है, उसी तरह से हिंदू साइकी को भी बदलने की कोशिश हो रही है। ये लोग पत्रकारिता में भी जो हैं वो भी अच्छी ढंग से समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो उससे सहमत हैं इस विचार से कि हाँ ये ठीक है, वो हर स्याह और सफेद को जस्टिफाई करने लगते हैं। तो उसमें अगर किसी पत्रकार पर यूएपीए लगाया जाता है, या किसी को गिरफ्तार किया जाता है, या किसी को दबाव डाल के नौकरी से निकलवा दिया जाता है, तो उसका विरोध नहीं करते, वो तो एक बात है। समर्थन भी नहीं करते तो चुप रहते। चुप रहना भी एक तटस्थता भी अपने आप में एक जानिबदारी है, एक पक्ष लेना है। तो ये बहुत ही दारुण स्थिति है अभी फिलहाल हिंदुस्तान में। लेकिन क्या ऐसे जो घटाटोप ये छाए हुए हैं, इसमें कोई भी हमें उजाले की किरण दिखती है? मैं पड़ोस में पाकिस्तान का जिक्र करता हूँ। पाकिस्तान ने जितनी अनडेमोक्रेटिक चीजें अपने इस 70 साल की जीवन में देखी हैं, उतना हिंदुस्तान ने नहीं देखा। हमारे पास सिर्फ एक उदाहरण है, इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के सेंसर बिठा करके पत्रकारों को और अपोजिशन के लोगों को जेल के अंदर बंद करके, आज तक कांग्रेसी उसको रिग्रेट कर रहे हैं, आज तक वो माफी मांगते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कई बार मार्शल लॉ लगा है, कई बार उनकी फौज ने सत्ता पर कब्जा किया है। बिल्कुल। और वहाँ का जो प्रेस है, वहाँ की जो टेलीविजन मीडिया है या अखबार है, वो इतने रोबस्ट, इतने पुख्ता हैं, अपनी फौज की वो सीधे आलोचना करते हैं। हो सकता है उनकी फौज डिजर्व भी करती है उस तरह की आलोचना, क्योंकि जो फौज अपने नागरिकों के अधिकारों को ही कर लेगी तो नागरिक चुप नहीं बैठेगा। वहाँ के संपादकों ने कोड़े खाए हैं, वहाँ के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऐसे बड़े बड़े एक्सपोजर उन्होंने किए हैं, लिखने में घबराते नहीं हैं। एक भय की महीन झीनी चादर जो हिंदुस्तान में इस वक्त दिखाई देती है, इसको फाड़ा जाना जरूरी है। क्योंकि ये आतंक किसी भी समाज में, या डर या भय किसी भी समाज में तब तक रहता है जब तक आप उसको सहन करते हैं, जब तक आप उस भय को, उस डर को एक्नॉलेज करते हैं और उसका प्रतिकार नहीं करते हैं। संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में जहां ये प्रतिकार होने लगेगा, और हो रहा है, तमाम लोग अपने इंडिविजुअल तरीके से कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सत्ता को भी समझ में आएगा कि उन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था। वो तो एक बहुत ही लॉफ्टी आइडियल्स, बहुत ही भारत को परम वैभव की ओर ले जाना चाहते हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि यहाँ घमासान मचे? ये मेरी उम्मीद है। सर, आपने जो एक उम्मीद की किरण की बात कही है, तो क्या इस पूरे अंधेरे में उम्मीद की किरण न्यू मीडिया हो सकती है? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से एक उदासी सभी लोगों में, सभी नागरिकों के अंदर आई है। लोग हताश हो चुके हैं, अखबार लोग नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, टेलीविजन से लोग दूर रह रहे हैं। तो क्या न्यू मीडिया एक उम्मीद की किरण हो सकती है? बिल्कुल, ये हो ही सकती थी, और न्यू मीडिया में अभी भी बहुत स्कोप है। हालांकि अभी कहा कि उसको भी मैनिपुलेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं जो अपनी बात है वो फेसबुक पे कह सकता हूँ, उसको पब्लिश कर सकता हूँ। लेकिन उसको मैनिपुलेट जो करने वाले लोग हैं, सत्ता के साथ ये जो संगठन है, जिनको इंटरमीडियरीज कहा जाता है, इनका एक अंडरस्टैंडिंग है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो कुछ छापा अभी हाल में ही, कि फेसबुक किस तरह से खास तरह की आइडियोलॉजी, खास तरह की विचारधारा के पोस्ट्स को टेक ऑफ नहीं करता है, उसको सेंसर नहीं करता है। लेकिन दूसरी तरफ हल्की सी भी अगर कोई सरकार विरोधी बात कही जाती है या एक खास विचारधारा विरोधी बात कही जाती है,
तो उसकी रीच लिमिट कर दी जाती है, एल्गोरिदम इस तरह का, ये आप सब लोग समझते ही हैं। बिल्कुल। तो और उसमें अंकी दास ने इस्तीफा भी दिया और वो सब चीजें हुई हैं। ट्विटर अलग तरह से बिहेव करता है अमेरिका में, ट्विटर अलग तरह से बिहेव करता है हिंदुस्तान में अगर सरकार कहती है 50 ट्वीट्स आप डिलीट कर दीजिए, वो कर देता है। अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, तो डोनाल्ड ट्रंप के यानी जो प्रेसिडेंट हार चुके थे वो तब तक, उनके अपने ट्वीट पर भी उन्होंने हेल्थ वार्निंग लगाई थी। तो अलग अलग तरह का बिहेवियर है। ये भारत सरकार की इस वक्त मैं कहता हूँ खूबी है, कामयाबी है ये, कि वो इस तरह से फेसबुक और ट्विटर जैसे इंटरनेशनल जो इंटरमीडियरीज हैं या न्यू मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ इस तरह से व्यवहार कर रही है कि आप हमारे कानून के हिसाब से या जैसे हम कहेंगे वैसे करेंगे, आप जैसे अमेरिका में बात करते हैं वैसे नहीं करेंगे। ये स्कोप तो है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, मुकेश ने कहा शायद, कि पहले गलतफहमी हम लोगों को होती थी कि हम जो कुछ कहेंगे वो पूरे में फैल जाएगा। ये इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। दरअसल आपको चाहे न्यू मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जहां आप हैं वहां सिर्फ और सिर्फ सच के पक्ष में आपको आवाज खड़ी करने में डरना नहीं चाहिए। इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपके खिलाफ कोई सत्ता नहीं होगी, सत्ता तो बहुत दूर की बात होगी, कोई ईडी, कोई इनकम टैक्स आपके खिलाफ नहीं आएगा। आपके खिलाफ आपकी बिरादरी के लोग ही आएंगे। आपके खिलाफ अगर आप कुछ कहेंगे, वो कहेंगे नहीं अभी ये बात करने की जरूरत नहीं, अभी इसे मत कहिए। कोई कुछ पोलाइटली कहेंगे, कुछ आपको धमकी देंगे, कुछ आपको ये कहेंगे कि नौकरी नहीं मिलेगी फ्यूचर में, कहाँ डाल रहे हो। तो इस तरह के खतरे हर युग में मौजूद रहे हैं कि अगर आवाज बहुत ऊंची उठाओगे तो यार क्यों तुम अपना दुश्मन बनाते हो, सब लोगों को समझाइश देंगे। तो वो हर कदम पे आपको वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सर, अब हम लोग अपने आखिरी बातचीत की तरफ चलते हैं। मुकेश सर, मैं ये व्यक्तिगत तौर पे भी ये समझना चाह रहा था, जैसा अभी राजेश जोशी सर ने उदाहरण दिया अमेरिका का, कि वहाँ पे ट्विटर एक अलग तरीके से बिहेव करता है। वहाँ पे जर्नलिस्ट जिस तरीके से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से सवाल पूछते हैं, जितने ओपन होकर, कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था एक इंटरव्यू जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक जर्नलिस्ट का था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उसमें वो कोविड के ऊपर उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अनकंफर्टेबल हो रहे थे उसके जवाब देने में। लेकिन जब बारी हिंदुस्तान की आती है तो डोनाल्ड ट्रंप कम से कम प्रेस को एड्रेस तो कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेस के सामने आते तो रहे थे, बिल्कुल, तभी तो सवाल पूछेगा आदमी। जब प्रेस के सामने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आएगा, जब सामने होंगे ही नहीं तो फिर क्या सवाल पूछा जाए? फिर तो हवा में आप एक ये भी था कि डोनाल्ड ट्रंप पर्सनल इंटरव्यूज, मतलब वो पर्सनल इंटरव्यू था डोनाल्ड ट्रंप का, वन ऑन वन इंटरव्यू था। वैसे इंटरव्यू हमारे प्राइम मिनिस्टर भी दे रहे हैं अलग अलग लोगों को अपनी सुविधा अनुसार। लेकिन जब बात इंडियन मीडिया की आ जाती है वन ऑन वन इंटरव्यू पे भी, तो हमारे पत्रकार ये सवाल क्यों पूछने लग जाते हैं कि आप बटुआ रखते हैं या नहीं, या आप थकते क्यों नहीं है। तब उनसे हेल्थ केयर के ऊपर सवाल नहीं पूछे जाते हैं, या कोई भी ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसलिए नहीं पूछे जाते हैं कि ऐसे जर्नलिस्ट ही बुलाए जाते हैं कि वो ऐसे सवाल ना करें। इस प्रधानमंत्री को, इस सरकार के चरित्र को आप समझिए। ये पूरी तरह से निरंकुश सरकार है और निरंकुश स्वभाव वाले प्रधानमंत्री हैं, जो ये बर्दाश्त नहीं करते हैं कि उनसे कोई सवाल करे या उनकी कोई आलोचना करे। तो जब दो चीजें हैं, आपने अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका में डेमोक्रेसी हमारे हिंदुस्तान के मुकाबले काफी मजबूत है। वहाँ के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन काफी मजबूत है, वहाँ का मीडिया काफी, अब देखिए कि ऐसा भी हुआ है कि जो ट्रंप का समर्थक मीडिया है, जहां मीडिया का सवाल आया वहां भी जाकर वो एक हो गए ट्रंप के सवाल पर ही। तो यहाँ स्थिति दूसरी है, यहाँ बिल्कुल पोलराइज कर दिया गया है मामला। ये सरकार सत्ता पक्ष है और ये विपक्ष है, और ये इन दोनों के बीच में कहीं कुछ गुंजाइश नहीं बची है। और दूसरी बात एक और मैं जोड़ना चाहता था, पत्रकार बिरादरी में जो विघटन हुआ है, या कहना चाहिए कि ध्रुवीकरण हुआ है, उसके अलावा जो पिछले 20-30 सालों में जो पत्रकार संगठन हैं वो तमाम कमजोर पड़े हैं, उनको कमजोर कर दिया गया है, जिसकी वजह से जब ऐसे मौके आते हैं
जब हमें लड़ना होता है तो कोई संगठन आगे नहीं आता। एडिटर्स गिल्ड भी बीच बीच में प्रेस रिलीज जारी करने का काम करता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई संगठित विरोध, कोई आयोजन, एक लगातार मुहिम मीडिया की स्वतंत्रता को बचाने के लिए हमें हाल के वर्षों में देखने को नहीं मिली। जब डिफेमेशन बिल राजीव गांधी लाए थे तो अब बताया कैसे मार्च हुआ था, या जगन्नाथ मिश्रा जब बिल लाए थे पटना में तो किस तरह का विरोध हुआ था देश भर में। पटना में तो हुआ ही था, देश भर में विरोध हुआ था। तो ये जब इसके लिए मुकेश जी माफ कीजिए, मैं आपकी बात को वो कर रहा हूँ। इसके लिए हम क्या सरकारों को दोषी ठहराएं या इस सरकार को दोषी ठहराएं या पत्रकार बिरादरी को भी दोषी ठहराएं और जो पिछली सरकारें थी उनको भी दोषी ठहराएं? क्योंकि आप ये इस बात को मैं कहने की कोशिश करता हूँ, देखिए कितना कह पाता हूँ नहीं कह पाता हूँ, कि आज मैंने राजेश जी मैंने कहा कि ये स्थिति पिछले 2.5-3 को आई है, ये आज ही नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लिबरलाइजेशन शुरू हुआ और मीडिया में कॉन्ट्रैक्ट पर जर्नलिस्ट रखने की परंपरा आई तो असुरक्षा की भावना पैदा हुई, हर जगह यूनियन तोड़ी खत्म की गई। ये सवाल पूछा जाना जरूरी है कि पत्रकारों के संगठन जो थे उनकी रीढ़ की हड्डी किसने तोड़ी, किसने ट्रेड यूनियन को एक डर्टी वर्ड बना दिया? वो पाप के भागीदार वो भी हैं जिन्होंने ट्रेड यूनियन को या कलेक्टिव बार्गेनिंग को, उस इंस्टीट्यूशन को एक डर्टी वर्ड बना दिया। उनका अरे नेतागिरी कर रहे हैं, ये तो पत्रकार के नेता हैं। इसलिए चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, हमारी बड़ी बड़ी यूनियनें हुआ करती थी। दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बहुत सॉलिड होती थी, IFWJ होता था, लेकिन आज भी हैं वो, लेकिन वो कहाँ हैं, उसमें कौन लोग जुड़े हुए हैं? उस ये बता दिया कि जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वो ट्रेड यूनियन नहीं करते। ट्रेड यूनियन वाले तो एक अलग तरह के लोग होते हैं जो सिर्फ मालिकों से लड़ते रहते हैं और हड़ताल करते रहते हैं। मैं कुछ वक्त जब BBC के काम से लंदन में रहा था, वहाँ बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, हमारे न्यूज़ रूम में मैं काम करता था, हिंदी सर्विस में तो था ही मैं, लेकिन जो मेन जो BBC वर्ल्ड सर्विस का न्यूज़ रूम है, लगभग 1 साल मैंने वहाँ भी काम किया। मुझे वहाँ भेजा गया और या उन लोगों ने कहा, तो वहाँ 100% जो मेंबरशिप है वो यूनियन की मेंबरशिप उसकी है। मतलब न्यूज़ रूम में काम करने वाला हर आदमी, मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को छोड़ दीजिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी और प्रोड्यूसर्स भी, राइटर्स भी, सब लोग 100% ट्रेड यूनियन के मेंबर थे। और ट्रेड यूनियन को वहाँ डर्टी वर्ड नहीं माना जाता था। मार्गरेट थैचर ने हालांकि उसको डर्टी वर्ड बनाने की कोशिश की थी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ के लोगों को, ब्रिटेन के लोगों को ये लगता है, वो हमसे कहते भी थे, ट्रेड यूनियन वैसा ही इंस्टीट्यूशन है, हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट है, जैसे कि हमारी जुडिशरी है, वैसा ही ट्रेड यूनियन भी है। इट्स पार्ट ऑफ माई अपब्रिंगिंग, किसी एक मेरे कोलीग ने मुझसे कहा था। तो वो जब, बल्कि वहाँ पर BBC में ये भी था कि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ट्रेड यूनियन का, वो अपनी रेगुलर शिफ्ट नहीं करता है, उसको बाकायदा ट्रेड यूनियन का काम करने के लिए शिफ्ट दी जाती है, तनख्वाह BBC देती है उसको, लेकिन ट्रेड यूनियन को ऐसा गलत नहीं माना जाता। यहाँ इस वक्त जो विपक्ष में बैठे हुए हैं ये बड़े आंसू बहा रहे हैं कि साहब यहाँ तो बोलने की आज़ादी खत्म हो गई है और नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया और इसने वो कर दिया है। वो खुद कितने जिम्मेदार हैं इसको? जो मिडिल क्लास में शहरों में ये भय फैलाया गया, अर्बन नक्सल तो अभी हम सुनते हैं, जो ये अरे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है उसके बारे में कोई आवाज ही नहीं उठाई गई। भाई किसने? बीजेपी गवर्नमेंट ने फैलाया? बिल्कुल नहीं फैलाया, ये इससे पहले की जो सरकार थी उन्होंने फैलाया। तो लोगों को अपनी बात ना कहने देने के लिए ये सरकार एक और कदम आगे गई, इसमें बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके सुधा भारद्वाज जैसे लोगों को गिरफ्तार की है, ये सब हो गया है, लेकिन इसकी बुनियाद पहले से पड़ गई थी, इसलिए उसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। एक बात आपने पहले भी कही थी कि छोटे छोटे न्याय होते हैं। मुझे अभी व्हाट्सएप पे या किसी सोशल मीडिया में ब्रेख्त की कविता है, मुझे पक्का मालूम भी नहीं है कोई ब्रेख्त की है, लेकिन वो मुझे याद आता है कि एक बड़े अन्याय को छिपाने के लिए छोटे छोटे न्याय किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये जो छोटे छोटे न्याय करता है, जिनका अभी आपने जिक्र किया, ये बहुत बड़े अन्याय को छुपाने के लिए है, और बहुत बड़े अन्याय लगातार होते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर उस पर सवाल भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जो जस्टिस थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा नहीं हुआ हिंदुस्तान में। इसके बावजूद उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सदस्य हो गए। चलिए, वो संविधान के दायरे में है, पार्टी किसको नॉमिनेट करती है और कौन जाता है, लेकिन फिर मशकूक शक के दायरे में आ जाते हैं।
कि आप न्याय करने वाले लोग हैं और न्याय करने आपने कितना न्याय किया है और जिससे आपको रिवॉर्ड मिला है। ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी ने ऐसे रिवॉर्ड नहीं दिए होंगे या राजीव गांधी ने ऐसे रिवॉर्ड नहीं दिए होंगे। आज की सत्ता से, आज के सवाल आज की सत्ता से किए जाएंगे। आज की सवाल इंदिरा गांधी से या राजीव गांधी से, नेहरू से नहीं किए जाएंगे। हम आज के अगर पत्रकार हैं तो आज अपनी आवाज उठाएंगे कि आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि राजीव गांधी ने हमें बोलने नहीं दिया। बिल्कुल। सर, पुष्पमित्र सर, मेरा सवाल आपसे है। अब हम लोग बातचीत के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। आपने भी जैसा कहा था कि पत्रकार, कस्बाई पत्रकार या अलग अलग जगहों के पत्रकार विज्ञापन लाने के एक स्रोत बन गए हैं और इस वजह से एक दूसरे तरीके से उन्हें खबरें लिखनी पड़ती हैं जिससे उनके विज्ञापन को ठेस ना पहुंचे। और ठीक यही बात अभी मुकेश सर भी कह रहे थे कि लिबरलाइजेशन के बाद से जब कंपटीशन बढ़ा, उसके उस वक्त से ये ज्यादा देखने को मिला है कि स्वतंत्रता एक सीमित दायरे में आ गई। लेकिन अखबार चलाने के लिए या कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए कॉमर्स भी जरूरी है, पैसे जरूरी हो जाते हैं। तो उस कॉमर्स और मीडिया की फ्रीडम, इन दोनों के बीच की जो फाइन लाइन है उसे पत्रकारों को किस तरीके से समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में खासकर जो यंग जर्नलिस्ट हैं वो उस फाइन लाइन को नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है कि या तो पैसा कमाना है या तो ऐसी खबरें करनी है जिनके करने के बाद शायद आपको भूखे रहना पड़े। तो उसको बैलेंस पे कैसे लाना चाहिए? देखिए, अभी जो अपने देश में पत्रकारिता है वो लगभग फ्री है। उसकी कोई कीमत पाठक को या श्रोता को या किसी को चुकानी नहीं पड़ती है, चाहे वो जिस तरह का ही माध्यम हो। एक माध्यम वो है कॉमर्शियल है जो विज्ञापन लेता है और उसके बदले में आपको फ्री खबरें दिखाता है, चाहे वो टेलीविजन पर हो या वेबसाइट पर हो या अखबार भी जो है छपते हैं बहुत कम कीमत में छपते हैं, वो उसके खबरों की कीमत और अखबार की कीमत नहीं लेता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जो बिना विज्ञापन के भी आपको फ्री में खबरें उपलब्ध कराने में सक्षम है, चाहे जैसे बीबीसी है, जैसे और भी संस्थान है। इनको पाठकों से पैसा नहीं चाहिए। लेकिन देखिएगा तो ये दोनों मॉडल लोकतंत्र के लिए और पत्रकारिता के लिए अच्छा नहीं है। पत्रकारिता के लिए सबसे अच्छा मॉडल ये है कि जो पाठक है वो अब खबरों की कीमत चुकाए मीडिया संस्थानों को और उसके बदले में उसको सही खबरें मिले। जिस दिन पाठक आपका बायर हो जाएगा और जिस दिन पाठक आपके पत्रकारिता की कीमत चुकाने लगेगा, तभी आदर्श स्थिति होगी। जब तक हमारे खबरों की कीमत कोई तीसरा आदमी चुकाएगा, चाहे वो कंपनी वाला हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई हमारे गली का पार्षद हो या शिक्षक हो, कोई नेता हो, जो विज्ञापन देता है वो दरअसल हमारी मीडिया की कीमत चुका रहा है। तो इसलिए स्थिति है कि ऐसा नहीं है कि केवल बिहार के कि सुधीर चौधरी खुद अपने टीवी चैनल के लिए विज्ञापन मांगते हुए मतलब ऐसी खबरें आई थी कि वो विज्ञापन मांग रहे थे। तो हर किसी पर दबाव है और एक तरह से आप देखिएगा कि हाल के वर्षों में मीडिया का चरित्र ऐसा बदला है कि मीडिया की मीटिंग में इस पर ज्यादा बात होती है कि आप रेवेन्यू कितना ला रहे हैं, बल्कि इस पर बहुत कम बात होती है कि खबरें कैसे ला रहे हैं। खबरें कैसे ला रहे हैं उस पर कम बात होने लगी और खबरों पर खर्च लगातार घटता चला गया। फील्ड रिपोर्टिंग पर खर्च बिल्कुल नहीं के बराबर है। ये सबसे बड़ा संकट है। जब तक इसको दूर नहीं करेंगे, जब तक पाठक खबरों की कीमत नहीं चुकाना शुरू करेगा, तब तक ये दूर नहीं होगा। हालांकि कई प्रयोग इस तरह के हुए, न्यूज लॉन्ड्री ने किया और भी लोगों ने किया, लेकिन फ्री में इतनी चीजें उपलब्ध है हमारे पास कि लोग अभी भी उस चीज को उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं कि हम को वाकई खबरों के लिए कुछ पैसा जो सही खर्च है वो देना चाहिए। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो पत्रकारिता का जो संकट है, हाल के वर्षों में भी जो राजेश सर भी बात कर रहे थे कि शुरुआत से ही ऐसी चीजें होती रही है कि पत्रकारिता को सरकार अपने प्रभाव में लेना चाह रही है, चाहती रही है। जब सरकार मौजूद रही तो उसने शक्ति का प्रयोग किया, जब सरकार कमजोर हुई तो उसने दूसरे तरीके से उसका इस्तेमाल किया। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में क्या हुआ कि शुरुआती लोकतांत्रिक जो कुछ नैतिकताएं अपने देश में थी कि सत्ता अपना चेहरा उस ढंग से दिखाना नहीं चाहती थी कि वो इन सारी चीजों का दमन कर रही है, अब वो नैतिकता खत्म हो गई। अब पूरी बेशर्मी से वो ये सारी चीजें की जा रही है और किया जा रहा है। जैसे कि मैं उदाहरण बताता हूँ कि बिहार में जब लालू जी सत्ता में थे, उस वक्त भी लालू जी निरंकुश थे और उनके समर्थक ऐसे ही थे जैसे अभी
मोदी जी के समर्थक हैं। लेकिन उसी लालू जी के राज में बिहार के अखबारों में हेडलाइन में हमेशा लालू जी के खिलाफ खबरें होती थी। एक हमारे बहुत प्रिय कार्टूनिस्ट है पवन जी, अभी भी बहुत सक्रिय है। उन्होंने हमेशा लालू जी के को लेके बहुत ही मतलब ऐसे-ऐसे कार्टून बनाए कि जिससे वो नाराज हो जाए। लेकिन जब पवन के कार्टून की प्रदर्शनी लालू जी के समय में ही होने लगी, तो मुख्य अतिथि के तौर पर लालू जी को ही बुलाया गया और लालू जी खुद आए और हँसते हुए आए। तो एक जो सामान्य नैतिकता थी, लोगों में लगता था कि हाँ, हम लोकतांत्रिक हैं तो हमें पत्रकारों का सम्मान करना चाहिए, उसके विरोध का भी सम्मान करना चाहिए, वो धीरे-धीरे खत्म हो रही है। ये 2 चीज़ है जो मैं कहना चाह रहा था। इसके बाद आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कार्टूनिस्टों से कैसे सरकार डरती है, ये भी उदाहरण मुझे लगता है कि अब अगर चर्चा का समय होता तो इसको बताते। मैंने अपने फेसबुक पे एक कार्टून शेयर किया, उस पे कुछ लोगों ने रिएक्ट किया कि आपको तो हम बहुत बैलेंस जर्नलिस्ट समझते थे, आपकी तो बड़ी इज्जत करते थे, आप इस तरह का कार्टून क्यों शेयर कर रहे हैं? क्योंकि वो प्रधानमंत्री पर उस पर टिप्पणी की गई थी पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के बाद, और बड़ा मजेदार सा कार्टून था, मुझे लगा शेयर करना चाहिए। मैंने उनसे कहा, उन सज्जन से, कि आपने कभी गार्डियन के स्टीव के कार्टून्स देखे हैं? जब इराक पे हमला कर रहा था अमेरिका और ब्रिटेन, तो स्टीव का रोजाना हम इंतजार करते थे गार्डियन न्यूज़पेपर में उसके कार्टून का। स्टीव ने कभी भी टोनी ब्लेयर जो तब के प्रधानमंत्री थे उसको किसी और रूप में दिखाया नहीं, सिर्फ पूडल, कुत्ता, डॉग दिखाया हमेशा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश को एक चिंपैंजी के तौर पे दिखाया जो हर चीज तोड़ फोड़ रहा है। और लगातार जो अभी ये मुझे लगता है कुछ 2 टर्म पहले जो प्रधानमंत्री थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका चेहरा वो स्टीव हमेशा एक कॉन्डोम से बंधा हुआ दिखता था। तो एक मीटिंग में वो प्रधानमंत्री मिले स्टीव से कि आप ये कॉन्डोम कब उतारेंगे, तो उसने कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू विल हैव टू वेट। ये है डेमोक्रेसी की मजबूती। यहाँ भी कार्टून कुछ लोग बहुत हैं जो इर्रेवरेंट हैं, जो लिख रहे हैं, बना रहे हैं कार्टून, लेकिन सरकार को तो बात की बात है कि उसको पिंच करे या बुरा लगे। सरकार के जो स्वयंभू ये जो ट्रोल्स जिनको कहते हैं या समर्थक हैं, वो कूद के आ जाते हैं सामने, अरे रे विष्णु के महाअवतार के सामने तो कुछ नहीं लिखना चाहिए, उनको आप कैसे कह सकते हैं, ये तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बड़ा खतरनाक साइन है कि आप कुछ लिखते से ही आपकी संवेदना इतनी झीनी हो जाए कि आपको लगे कि अब जैसे कुछ छुएगा तो अब एकदम खून निकलने लगेगा, इतनी छीना आपकी स्किन हो जाती है। डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही नुकसानदेह। बिल्कुल आमिर, वैसे तो आपका शायद वक्त खत्म हो रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बात हमारी जो है बहुत निराशाजनक माहौल में खत्म नहीं हो, इसलिए एक बात मुझे याद आ रही है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हमारे देश ने ऐसा समय देखा है, और पत्रकारिता ने भी, कि आप सब लोग जानते होंगे कि इलाहाबाद से एक अखबार छपता था, संभवतः उसका नाम स्वराज था, जिसके 7 या 9 संपादकों को सजाए काला पानी हो चुकी थी अंग्रेजों के समय में। उर्दू का अखबार था, और उस अखबार में संपादक पद के लिए विज्ञापन छपता था कि यहाँ वेतन तो कुछ नहीं मिलेगा, 200 की रोटी और पानी मिलेगा, और सजाए काला पानी की सजा हो सकती है। वहाँ संपादक बनने के लिए लाइन लगी रहती थी और लोग वहाँ ज्वाइन करते थे, और 1-1.5 महीने के अंदर उनको सरकार सजाए काला पानी देकर भेज देती थी। तो 7 या 9 मुझे याद नहीं है, लेकिन इतने लोग वहाँ आए और उन्होंने 1.5 महीने 2 महीने नौकरी की और सजाए काला पानी की सजा भोगी। तो इस देश ने ये वह दौर देखा है, और इसकी पत्रकारिता में वो दम है। तो अभी ठीक है, स्थितियां नकारात्मक है, लेकिन लोग डटे हुए हैं, जैसे तैसे डटे हुए हैं, सोशल मीडिया के जरिए डटे हुए हैं, यूट्यूब के जरिए डटे हुए हैं। अगर ये सब भी बंद हो जाएगा तो किसी दिन भोपू लेके दौड़ेंगे, लेकिन पत्रकारों में अभी दम है कि वो स्थितियां आने नहीं देंगे। यही मैं कहना चाह रहा था कि अभी जरूर माहौल खराब हुआ है, लेकिन हम लोग अभी झुके नहीं हैं, डटे हुए हैं, और चीजें बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हम लोगों से बात करने के लिए, आपका कीमती समय निकाल के हम लोगों से बात करने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इस तरह की और बातचीत करें ताकि आप तक एक सही, सटीक और निष्पक्ष जानकारी और एक राय पहुंच सके, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ Facebook पे हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।